तो फ्रेंड्स, ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 का ये लास्ट आपका पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जो भी क्वेश्चन है हम सभी को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है जंतु में अलैंगिक जनन की विधियों का उल्लेख करना। हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा प्रत्येक प्राणी का जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। ठीक है, एक कोशिका से प्रारंभ होता है। ओके, यदि यह कोशिका एक ही जनन के द्वारा प्रदान की गई है, यानी एक ही जनन का मतलब यानी केवल नर या फिर केवल नर द्वारा या फिर केवल मादा द्वारा, तो उससे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, या फिर कहा जाता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। इस जनन में नर और मादा युग्मक के बीच कोई संलयन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात मिलन नहीं होता है। ओके, तो इसमें दो जीवों को मिलने की जरूरत नहीं होती है। जंतु में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला हमारा है विभाजन। तो इस विधि से जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। विभाजन में इसमें दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न होती है। विभाजन का मतलब ये होता है दो भागों में बंटना, यानी बंटना। ठीक है, तो दो भागों में बंटकर संतति उत्पन्न होती है। और दूसरा हमारा है मुकुलन। तो इस विधि द्वारा जनन बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है, तो इसमें होता है। मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। तीसरा है खंडन। कुछ सरल जीव जैसे हाइड्रा है, अभी ऊपर भी हमने देखा, तथा चपटे कृमि में इस प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इन जीवों का पूर्ण विकसित शरीर जब दो या उससे अधिक भागों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को पुनः बनाकर एक पूर्ण शरीर बना लेता है। अलैंगिक जनन की यह विधि पुनरुद्भवन भी कहलाती है। जैसे कोई भी जीव होगा, हाइड्रा होगा, तो ये इस प्रकार से अगर अलग हो गया, ये भाग अलग, ये भाग अलग, तो ये दोनों भाग एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा बाद में। ठीक है, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन। और चूंकि ये खंडन हुआ अर्थात खंडन होकर हुआ, इसलिए हम लोग इसको खंडन बोलते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है अमीबा में बहुजनन द्वारा जनन का वर्णन करना। बहु विभाजन हमने पढ़ा भी था, तो अनुकूल परिस्थिति में नहीं तो प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा होता है, हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर में सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा के चारों ओर एक आवरण या फिर शिष्ट बन जाता है। प्रतिकूल मतलब जो भी उसको चाहिए वो अगर उस तरीके का वातावरण, उस तरीके का उसे कुछ नहीं मिल रहा जो भी उसको चाहिए, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति हुआ। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, उसके चारों ओर एक शिष्ट बन जाता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। इस आवरण के नीचे अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो कई बार विभाजित होता है और प्रत्येक विभाजित न्यूक्लियस चारों ओर से कोशिका द्रव के द्वारा घिर जाता है। यहाँ पे होगा घिर जाता है। इस प्रकार कई अमीबुल बनते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों के वापस लौटने पर जब फिर से वापस सब कुछ सही हो जाता है तो शिष्ट के फटने से अमीबुल बाहर निकलकर धीरे धीरे पूर्ण अमीबा बन जाता है। इस प्रकार अमीबा में बहुविभाजन होता है। तो अब हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है द्विविभाजन, मुकुलन तथा बीजाणु जनन का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे मुकुलन का डिफिनेशन तो पीछे भी दिया हुआ है, और द्विविभाजन मतलब दो भागों में बंटकर जो जीव का निर्माण करेगा, और एक यहाँ पे बीजाणु जनन यहाँ पे नया आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। मुकुलन तो यहाँ पे पीछे बताया हुआ है। द्विविभाजन इसका उत्तर है जब विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक जीव से दो जीव बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग द्विविभाजन बोलेंगे। ठीक है, ये विखंडन का ही प्रकार है। बहुविभाजन मतलब बहुत सारे जीव का निर्माण होगा तो बहुविभाजन हो जाएगा, तो ये द्विविभाजन कहते हैं। पहले जीव कोशिका के केंद्र की विभाजित होती है, आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले केंद्र का विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव का होता है। ठीक है, तथा उसके बाद जीव द्रव का विखंडन होता है, यानी दो भागों में बढ़ता है। इस प्रकार से दो जीव का निर्माण होगा। और मुकुलन हमारा जो ये हमने पीछे भी देखा, ये हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव में होता है। जैसे इस प्रकार से जीव रहता है जिसमें एक उभार ऐसे आता है। ठीक है, अब ये है जो अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद इसको हम लोग मुकुल बोलेंगे। अलग होने के बाद ये एक नया जीव बन जाएगा, तो इसी क्रिया को हम लोग मुकुलन बोलते हैं।
बीजाणु जनन क्या है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इसका फिगर देने का। तो जैसे कि यहाँ पे राइजोप्स होता है पौधा, ठीक है, पौधा शैवाल ये सब में होता है। तो यह प्रक्रिया कवक तथा जीवाणुओं में होती है। इनसे विकसित बीजाणु धानी इस प्रकार से गोल रहता है, ठीक है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस गोल टाइप से रहेगा, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे बीजाणु धानी। और इसमें अनगिनत बीजाणु होते हैं, गोल गोल टाइप से बहुत सारे बीजाणु धानी होगा, गोल रहेगा, ठीक है, बीजाणु होते हैं। बीजाणु धानी के अंदर केंद्रक अनेक बार विभक्त होकर बीजाणु बनाता है। यह बीजाणु जब किसी नमी युक्त स्थान पर गिरते हैं, ये प्रकीर्णन द्वारा ये फैल जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से फैलने के बाद ये जब किसी नमी युक्त स्थान पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर थाइलस यानी कवक बनाते हैं। उदाहरण के लिए राइजोप्स हो गया, म्यूकर हो गया, पेंसिलियम हो गया, आदि हो गया। तो जहाँ पे ये फैलेंगे वहाँ पे अंकुरित होकर एक अपना नया जो भी जाति का होगा वो जीव बन जाएगा। अब हम लोग इसको भी पढ़े हैं, पुनरुद्भवन, ठीक है, पुनरुद्भवन तथा निषेचन का वर्णन करें। तो उत्तर इसका होगा पुनरुद्भवन में कुछ सरल जीव जैसे हाइड्रा हो गया तथा चैप्टर क्रीमी हो गया। इन जीवों का पूर्ण विकसित शरीर जब 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है, जितना भागों में टूटेगा वो विकसित होकर एक नए जीव बन जाएगा। तब प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को पुनः बनाकर एक पूर्ण शरीर बना लेते हैं। जैसे कि अगर इस प्रकार से कोई जीव होगा, अगर ये 3 भागों में बट गया, ठीक है, तो आगे जाकर ये 3 जीव बन जाएंगे, ठीक है, 3 जीव बन जाएंगे, इसी को बोलेंगे पुनरुद्भवन, ठीक है। और ये हमने देखा भी है। निषेचन, इसमें बोल रहा था निषेचन का वर्णन करें। निषेचन क्या है, तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक अंडाणु तथा एक शुक्राणु के न्यूक्लियसों का संयोजन होता है और इसे ही हम लोग निषेचन कहते हैं। और ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मानव नर जननांगों का सचित्र वर्णन करना। जैसे कि ये देखिए ऐसा ही फिगर आपको दिख जाएगा किस प्रकार से पारना है, ठीक है। और इसका यहाँ पे ओरिजिनल फिगर है। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मांसल जैसे यहाँ पे रचना, ये थोड़ा सा आपको इसी प्रकार से लंबा खींचना है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे उस समय हमें याद नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे अपना कर दिया, ठीक है। बट ऐसे इसको नहीं भी पारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको देखिए किस प्रकार से पारेंगे। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में आपका नर जनन तंत्र पूछ रहा है, ठीक है। वैसे तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ऐसे खींचेंगे। ये हमारा वृषण कोश हुआ, इसको सबसे पहले खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा इसको मोटा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये आउटर पार्ट है यानी आउट वाले बाहर वाले पार्ट है, तो इसको हम लोग मोटा कर लेंगे ताकि जो हमारा अंदर वाले जो पार्ट वो काफ़ी अच्छे से पता चले और अच्छा दिखने में लगे, ठीक है। तो ये हमारा मोटा होगा। इसको मोटा करने के बाद यहाँ से हम लोग एक और इस प्रकार से बेलन क्या करके ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे होगा और ये भी मोटा ही होगा, ठीक है। तो मोटा इसको कर लेंगे और यहाँ से इस प्रकार से, क्योंकि ये वृषण है तो वृषण की तरह लगना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर दिया। अब ये हमारा इतना हुआ, ठीक है। अब हमारा नली का काम होता है। तो हम लोग यहाँ से एक नली, यहाँ से नली जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इस प्रकार से नली जाएगा जहाँ से टॉयलेट आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, काफ़ी पतला हो चुका है, तो इस प्रकार से यहाँ तक हम हिलाकर छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे भी नली होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ऐसे, और यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। फिर यहाँ से इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देंगे। ये हुआ वृषण, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो है, इसके सामने हमें एक मूत्राशय बनाना होगा, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे इधर इस साइड से, इस साइड में इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इस प्रकार से हम लोग डिज़ाइन दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिज़ाइन दे देंगे। उसके बाद ये नली यहाँ से मिलेगा और ये नली यहाँ पे आके मिलेगा।
तो हम लोग यहाँ से इस प्रकार से तिरछा करते हुए इस प्रकार से, ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमने तिरछा करते हुए यहाँ तक लाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा और ऐसे हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। ये वाला तो मिला देंगे, लेकिन यहाँ से ये वाला लाते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ये वाला, ठीक है, ये वाला जो नली है ये इस प्रकार से हम लोग लाएंगे आराम से, ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से। और यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह छोड़ देंगे, ठीक। और अब हम लोग यहाँ से यहाँ नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ दिए और ये हम लोग ये मिला दिए इसको। और यहाँ से आते समय यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और ये हम इसको मिला देंगे। ये नली यहाँ गया और ये शुक्राणु यहाँ पे बनता है, ठीक है, इधर जाता है और यहाँ से पेशाब आता है, ठीक है, माने कि टॉयलेट। ये हमारा वृष्ण कोश है, ये वृष्ण है, और ये हमारा यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ से हम लोग फाइनल जो है इसको भी मोटा कर देते हैं सबसे पहले थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जगह छोड़े हैं तो हम लोग को इस प्रकार से ऐसे करना है और ऐसे कर लेना है, फिर इस प्रकार से इधर भी इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी छोड़े हैं तो इसको ऐसे करने के बाद यहाँ से इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। कुछ में यहाँ तक भी रहता है लेकिन इतना में भी काम चलेगा। और अब हम लोग यहाँ से इस प्रकार से इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है, और इसको भी मोटा कर लेंगे क्योंकि ये और साइड में है तो इसको मोटा कर लेंगे, ठीक है। और इधर भी हमारा इस प्रकार से होगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। और नीचे जो हमारा ये टांग का साइड है, एक्चुअली ये कौन सा, ये हमारा बैठने का है, ठीक है, बैठने वाला ये जो है, और ये पीठ की तरह है, मतलब पीठ ये है, ठीक है। और ये हमारा मलाशय हुआ, गुद्दा द्वार यहाँ पे रहेगा। बाकी ये फिगर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे हमारा एक और नली होता है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हमारे पास ऐसे ये नली आएगा, जहाँ से जो टॉयलेट होगा वो छनकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो किडनी वगैरह से ये नली कनेक्ट रहेगा तो वो हम लोग किसी पार्ट में पढ़ेंगे। अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो यहाँ पे इस सब को हम लोग कलर कर सकते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। वैसे हम लोग इसको बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पे टॉयलेट जमा होता है। ये हुआ मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये हुआ वृष्ण कोश, जो थैली जैसा होता है वो वृष्ण कोश हुआ, उसमें वृष्ण होता है, वृष्ण होता है, ठीक है। ये हमारा हुआ शुक्र वाहिका, ठीक है, शुक्र वाहिका, चूँकि शुक्राणु ऐसे ही जाता है। और ये हुआ मूत्र नालिका, ठीक है। तो इतना। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चाहे तो दे सकते, नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मांसल जैसे रचना होता है, ठीक है, मांसल जैसे ऊपर मांस होता है ये, तो ये जो होता है यहाँ पे इस प्रकार से रचना होता है, ठीक है। और चाहे तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस इसमें इतना ही है हुआ। अब हम लोग इसका नामकरण जो कि मतलब जिसका ये इसका ओरिजिनल जो फिगर है वो देखिए, उसमें हम लोग नामकरण कर लेंगे। और ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है मानव मादा जननांगों का एक नामांकित स्वच्छ चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है तो हम लोग वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये सब इसका नाम है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको फिगर कैसे पाना है तो ये हम लोग देखेंगे इसको। तो ये हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मादा जननांग के बारे में चित्र, मतलब उसका चित्र बनाने को कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मादा जनन चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने बोर्ड पे भी बताया है इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हो सकता है तो आप 4 सेंटीमीटर यहाँ पे पहले त्रिभुज भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है।
और इसको खींचने के बाद यानी कि हमें यहाँ पे ट्रायंगल की तरह इस प्रकार से खींचना है। ट्रायंगल की तरह आपको इस प्रकार से खींचना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अंदर बाहर इसमें इस प्रकार से कर देंगे। इधर भी हमें अंदर बाहर करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से देखिए बाहर की ओर जा रहा है और फिर ये अंदर की ओर आया, ठीक है। उसी तरह से इधर भी ये बाहर की ओर जा रहा है और उसके बाद ये अंदर की ओर आया, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर में सी का आकार का हमें खींचना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमें इस साइड भी सी के आकार का खींचना होगा, लेकिन इसको हम जब लाएंगे यहाँ पे जब हम इसको इस तरीके से लाएंगे तो इसको इस प्रकार से मोड़ देंगे। सेम वैसा ही इधर भी उसी प्रकार से इधर भी ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। इसको मोड़ने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा एक लाइन लेंगे, सेम वैसा ही इधर भी इस प्रकार से लिए और हमें यहाँ से इस प्रकार करके अंदर बाहर करते हुए इस प्रकार से लाइन खींचना है। सेम वैसा ही इधर भी इस प्रकार से अंदर बाहर करते हुए हमें इस प्रकार से खींच देना है, ठीक है। तो लगभग ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें इस प्रकार से करना है और यहाँ से इस प्रकार से करना है। यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और यहाँ से इस प्रकार से गोल कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे और ऐसे करने पर फिर इसको इस तरीके से मिला देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। सेम इसका अपोजिट साइड में भी वैसा ही करना है आपको। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे फिर उसी प्रकार से इधर वैसे किए और इसको मिलाए और इसको मिलाएं, ठीक है। तो ये हमारा अब हो चुका है, लगभग कंप्लीट ही हो गया ना। ये हमारा हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे काम एक है, बस इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा देंगे और इसको मिटा देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा यहाँ से इस प्रकार से होगा, ठीक है, और ये यहाँ से इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये होगा। अब हम इसका नाम लिख देंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारा है अंडाशय, ठीक है। ये हमारा अंडाशय है, नाम तो आपका यहाँ पे लिखाया हुआ भी है, ठीक है। ये हमारा अंडाशय है और ये हमारा अंडवाहिनी है या फिर अंडवाहिका भी बोल सकते हैं, अंडवाहिका। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओविडक्ट, ओविडक्ट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे गर्भाशय। ये गर्भाशय हुआ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे यूट्रस, UTERUS, यूट्रस, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये हमारा हो गया सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, SERVIX, सर्विक्स यानी हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रीवा, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो ये हमारा हो गया योनि यानी कि विजाइना, ये होगा विजाइना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चाहे तो इसको अच्छा लगने के लिए आप यहाँ पे ये सब कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से।
ठीक है। वैसे हम इसको भी रंग देते हैं ताकि अच्छा लगे। इसको रेड से अगर हम इस प्रकार से रंग दें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो चित्र है वो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये वैसे हम लोग ऐसे कर लेंगे, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था मादा जनन तंत्र। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, माता गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि निषेचन के बाद प्राप्त जायगोट, जो निषेचन होता है तो जो अवस्था होता है वो जायगोट कहलाता है। तो ये जो जायगोट होता है दूसरे सप्ताह के अंत से लेकर 2 माह तक भ्रूण कहलाता है। 2 माह के बाद से लेकर प्रसव तक यानी जन्म तक गर्भाशय में विकसित हो रही रचना गर्भ या फीटस कहलाती है। तीसरे महीने से प्रसव तक की अवधि को हम लोग गर्भकाल यानी प्रेगनेंसी ऑफ फीटल पीरियड कहा जाता है। चौथे महीने तक फीटस विकसित हो रहे सिर एवं शरीर पर रोए बनना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ महीना जो पहले से लेकर चौथे 9 महीने तक होता है, तो आप सब कुछ याद रखें बढ़िया से। चौथे महीने तक फीटस विकसित हो रहे सिर एवं शरीर पर रोई बनना प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में, यहाँ पे में होगा, आहार नाल तथा अस्थियों का विकास होता है। और 6ठे महीने तक फीटस शिशु का एक छोटा रूप ले लेता है तथा इसके हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। और 7वें महीने के अंत तक फीटस इतना विकसित हो जाता है कि अगर इसी अवस्था में प्रसव हो जाए यानी जन्म, तब भी वह गर्भाशय के बाहर जीवित रह सकता है, परंतु इस अवस्था में इसके विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। और 8वें महीने में इसके शरीर में वसा संचित होने लगता है तथा इसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। माता गर्भाशय में शिशु का विकास लगभग 9 महीने में पूर्ण होता है और इसी अवस्था में इसका जन्म यानी प्रसव होता है। ठीक है, अब हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हार्मोन क्या है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह हैं। इन ग्रंथियों के स्राव हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं ग्रंथियों से जो भी स्राव होता है उसी को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन या ग्रंथियां या फिर अंतःस्राव, जटिल अंतःस्राव, तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, जो भी हमारे शरीर में जो सजीव होते हैं उनके शरीर में जो भी जैव रासायनिक क्रिया होता है वो, ठीक है, जैसे वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि। ठीक है, तो इन सभी का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। हार्मोन साधारणतः अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं या ऊतकों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक दूत भी कहते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा भी अधिक प्रभावशाली होती है। इन्हें शरीर में अधिक समय तक संचित नहीं रखा जा सकता, अतः कार्य समाप्ति के बाद ये नष्ट हो जाता है एवं उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हार्मोन की कमी या अधिकता दोनों ही सजीवों में
व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो इसका ज़्यादा होना या फिर कम होना दोनों ही व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव में कृत्रिम निषेचन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली शिशु कैसे विकसित होती है, इसको वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए, चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण निषेचन की क्रिया स्त्री के शरीर के बाहर कृत्रिम वातावरण में करवाई जाती है। ठीक है, ये हमने भी बताया पढ़ाते समय भी। इसके लिए चिकित्सक द्वारा स्वस्थ अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र किए जाते हैं, फिर उन्हें समुचित माध्यम में रखकर निषेचन कराई जाती है। बाहर उसको कराया जाएगा निषेचन। निषेचन के करीब 1 सप्ताह के पश्चात बाहर विकसित भ्रूण को, अब वो भ्रूण हो गया, ठीक है, तो उसको स्त्री के गर्भाशय में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, फिर से छोड़ दिया जाता है। वहाँ यह भ्रूण विकसित होकर करीब 9 महीने में पूर्ण शिशु बन जाता है। इस प्रकार निषेचन इन विट्रो निषेचन कहलाता है। इस प्रकार उत्पन्न शिशु को हम लोग पहले टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया गया था, जो सही नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर थोड़ी जन्म लेता है, यानी कि बाहर थोड़ी पूर्ण रूप से तैयार होता है। ये तो फिर से इसको यहाँ पे जैसे हमने देखा प्रतिरूपित कर दिया जाता है गर्भाशय में, तो सब जैसे सभी होते हैं उसी प्रकार से इसका भी जन्म होता है। तो इसलिए हम लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी नाम पहले दिया गया था, बट अब इसको ऐसा हम लोग कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।